हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। और गाइस, आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। आज की जो अपनी ये वीडियो है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो नए हैं, फ्रेशर बच्चे हैं और जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो समझना चाहते हैं कि भैया एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्या है और आगे आने वाला जो 2022 वाला एग्जाम है उस पे फोकस कैसे करें, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, सारी पोस्ट कौन सी हैं उनके बारे में जाने, क्या सैलरी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा एग्जाम का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो जो बच्चे आगे फ्रेशर हैं, जो पहली बार देने जा रहे हैं फॉर्म, जो पहले दे चुके हैं उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। लेकिन जो टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022, जिसका सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर 2022 में आपका प्री का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो 5-6 महीने हैं आपके पास। तो टीयर 1 यानी प्री का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंचते हैं, क्या बातों का ख्याल रखना होता है, तो सभी पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर अपना कैलेंडर देखें तो कैलेंडर में आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो 2022 वाला एग्जाम है, यहाँ पे देख सकते हैं टीयर 1 है ना। तो ये आपका जो फॉर्म आएगा वो 10 सितंबर को आने वाला है और 1 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 20 डेज आपके पास रहेंगे फॉर्म फिल अप करने के लिए। तो ये आपका नोटिफिकेशन आएगा 10 सितंबर को और 1 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल अप करिएगा। और इसके बाद दिसंबर 2022 में टीयर 1 एग्जाम आपका होगा। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 महीने बाद टीयर 2, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फरवरी और या तो मार्च में आपका टीयर 2 का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। मार्च में आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा, तो काफी कम टाइम है। और जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो वाकई काफ़ी कम टाइम है। तो कैसे आपको तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो कोई भी पोस्ट हो जो एसएससी सीजीएल के अंदर मिलती है, ये ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है। सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन लेवल यानी कि कोई डिप्लोमा डिग्री भी नहीं चलेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले दे सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि 12th पास वालों के लिए कोई पोस्ट है। कोई पोस्ट नहीं है, आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। कोई भी आपका जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है, वहां से ग्रेजुएशन आपको चाहिए। 3 या 4 इयर्स डिग्री है ना, जो भी है आपकी 3 और 4 इयर्स की डिग्री जो आपकी होती है वो आपको चाहिए ही चाहिए। और वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में हैं और फिर इसके बाद आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि आप थर्ड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप थर्ड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं तो भी आप एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। आपको डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2022 का एग्जाम वो बच्चा दे लेगा जो थर्ड ईयर में इस साल होगा, ऐसा नहीं है। आपका कंप्लीट होना चाहिए डिग्री, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है। अगर बात की जाए नेशनैलिटी की, कौन कौन दे सकते हैं, तो आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर या तो आप नेपाल के या भूटान के सिटीजन हैं, या अगर आप तिबेतियन रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी के बाद मतलब 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आके सेटल हो गए हैं। 1 जनवरी 1962 से पहले जो इंडिया में आके सेटल हो गए तिबेतियन रिफ्यूजी, या तो वो होने चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन बाई ओरिजिन होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, युगांडा या तंजानिया वगैरह क्या कर गए हों, माइग्रेट कर गए हों, ठीक है। ये सारे वो मतलब कंट्रीज हैं जहाँ पे आप इंडियन तो थे लेकिन आप यहाँ पे माइग्रेट कर गए हो, यहाँ पे रह रहे हो। तो वो इंसान भी, मतलब वो बच्चे भी आपका पेपर दे सकते हैं एसएससी सीजीएल का। तो ये आपकी हो गई नेशनैलिटी, भैया क्या चाहिए होती है। अगर यूआर कैटेगरी की बात किया जाए तो एज लिमिट क्या है। जैसे बाकी अदर कैटेगरीज को तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन मिलेगा भाई, 3, 5, 10 साल, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। ओबीसी को शायद 3 साल मिलता है, एससी एसटी को 5 साल मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी को मिलेगा। लेकिन अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 32 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन जितनी भी 4600 ग्रेड पे हैं, ये जान लीजिए, जितनी भी 4600 ग्रेड पे हैं उनकी एज लिमिट जो है वो 30 साल है, ठीक है। 30 साल अगर आपका ज्यादा हो गया तो आपका फिर इसके बाद आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट, ठीक है, जिसके लिए 32 साल एज है। केवल इकलौती पोस्ट है ये। 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की ये आपकी पोस्ट है, इकलौती पोस्ट जिसमें 32 साल तक की एज आपकी चल जाती है, ठीक है। बाकी 4600 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी इंस्पेक्टर पोस्ट हैं, आप ऐसा समझ लो, जितनी भी इंस्पेक्टर या आपकी एएसओ वाली पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट 30 है। और अगर बात करा जाए कि जैसे कि आपकी ऑडिटर है ना, जैसे ऑडिटर पोस्ट हो गई और आपका टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट हो गई, ये सब क्या है, ये आपकी ऑडिटर हो गई 2800 ग्रेड पे, टैक्स असिस्टेंट हो गई 2400 ग्रेड पे। तो ये वाली जो ग्रेड पे वाली पोस्ट है इनके लिए आपकी एज होनी चाहिए 27 ईयर्स, ठीक है। तो अगर 27 ईयर्स आपका क्रॉस हो गया, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तब भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे ऑडिटर और टीए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बात का याद रखिएगा, ये एज लिमिट है। केवल एक ही पोस्ट के लिए 32 साल है, बाकी 30 है।
और यहाँ पे ऑडिटर और टीए के लिए 27 ईयर्स है एज लिमिट यूआर कैटेगरी की। बाकी अदर कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप देख लेना आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन कितने का है, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन तो नॉर्मल है। अगर जेएसओ और डबल एओ के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी डबल एओ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर जिसमें आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना होता है मेंस में आपको टीयर 2 में स्टैटिस्टिक्स का पेपर यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। टीयर 2 में इस पोस्ट के लिए जैसे जेएसओ की पोस्ट हो गई और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की हो गई, इनके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% इन मैथमेटिक्स, है ना, ऑफ 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ स्टैटिस्टिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। बोला है कि आपका मैथ्स से मतलब मैथ आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए जिसमें मैथ्स में आपके 60% मार्क्स हो, यानी अगर आप बीएससी वगैरह करो तो मैथ वगैरह होनी चाहिए सब्जेक्ट में। और अगर मान लीजिए कि सॉरी, माफ करिएगा, ऊपर वाली लाइन ये है कि आपका जो बैचलर डिग्री हो, मान लीजिए बैचलर डिग्री आपकी नहीं है, मान लीजिए आपने बीए वगैरह किया है, ठीक है, आपने बैचलर डिग्री ली है लेकिन आपकी मान लो बीए वगैरह किया है, ठीक है, बीए से किया है, या आपने बीकॉम वगैरह किया है जिसमें कि मैथ नहीं थी, तो इसके लिए फिर ये है कि क्लास 12th में आपके मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए थी जहां पे आपने 60% मार्क्स स्कोर करे हैं, यानी कि क्लास 12th आपका मैथ से होना चाहिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है जिसमें कि मैथ हो। और अगर आपने मान लीजिए स्कूल में मैथ नहीं लिया था, आर्ट्स वगैरह लिया था, तो फिर आप जब अपना बैचलर डिग्री करे हो तो उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में ग्रेजुएशन के दौरान, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो डबल एओ की पोस्ट होती है, ये एक ही इकलौती जो है आपकी गेजेटेड पोस्ट होती है ना, 4800 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है, 4800 ग्रेड पे की ये पोस्ट आपकी हुआ करती है, गेजेटेड पोस्ट है ये डबल एओ की, है ना, जिसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का पेपर देना पड़ता है टीयर 2 में, इकोनॉमिक्स का पेपर आपको टीयर 2 में देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आपकी डबल एओ की जो पोस्ट होती है, इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो आपका सीए सीएस या एमबीए होना चाहिए, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मास्टर इन कॉमर्स या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज से आपकी डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा ऑल अदर पोस्ट जितनी भी बाकी पोस्ट हैं, सिर्फ सिर्फ बैचलर डिग्री आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। अगर बात करें एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो ये जो पूरा है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, जिसमें टीयर 3 का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर और टीयर 4 होता है आपका सीपीटी टेस्ट। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग, मतलब आपको केवल क्वालिफाई करना है ना, इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ता टीयर 4 का, सीपीटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन ये 3 टीयर जो है ये आपके क्या होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, मतलब यहाँ पे जिनका जितना मार्क्स होगा उतना ही वो बच्चा आगे होगा। तो तीनों टीयर स्कोरिंग होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें ऐसे और लेटर आता है या प्रेसी राइटिंग आता है, तो टीयर 1 प्री हो गया, टीयर 2 मेंस हो गया, टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव, ये तीनों स्कोरिंग होते हैं, जितना ज्यादा ला सको लाओ इनमें। टीयर 4 जो सीपीटी टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो 4 स्टेप में होता है। अगर मैं बात करूं टीयर 1 का पैटर्न क्या है, तो टीयर 1 का पैटर्न होता है आपका कुछ 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और यानी कि आपका जो पूरा पेपर है वो कितने का होता है, 200 मार्क्स का होता है, और आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है ये पेपर करने के लिए, मतलब 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट यानी मैथ के 25, इंग्लिश के 25 और जनरल अवेयरनेस के 25, और 50 मार्क्स का ईच होता है। यहाँ पे आपको 200 में से स्कोर करना होता है, ठीक है। और अगर मैं सेफ स्कोर बात करूं, तो अगर आप 160 अराउंड स्कोर करते हैं आउट ऑफ 200 जनरल कैटेगरी के लिए, तो एक ये सेफ स्कोर माना जाता है कि आप अच्छी रेस में मतलब आगे हैं। अगर रेस की बात करूं तो सेफ स्कोर होता है 150 से 160, है ना। और अगर मान लीजिए पेपर कठिन भी आ गया तो 140 आपका, है ना, लगभग 140 एटलीस्ट होना चाहिए आपका, अगर पेपर कठिन भी आया तो, ठीक है। तो ये टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं तो वो कैंडिडेट जो टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं वो एसएससी सीजीएल का मेंस एग्जाम देते हैं, जिसे हम टीयर 2 कहते हैं, ठीक है। और ये मेंस एग्जाम केवल इंग्लिश और मैथ का होता है, अगर आप जेएसओ और डबल एओ का पेपर नहीं दे रहे तो यहाँ पे 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये 4 पेपर हुआ करते हैं। मान लीजिए कि आप जेएसओ का पोस्ट नहीं भरे थे तो आपका स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे जनरल स्टडीज जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आता है, ये वाला पेपर आपका डबल एओ का होता है, और ये वाला स्टैटिस्टिक्स का पेपर आपका जेएसओ होता है। और ये जो दोनों पेपर होते हैं ये ऑप्शनल पेपर होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों ऑप्शनल पेपर होते हैं, मतलब अगर आपका क्वालिफाई है, अगर आपका कट ऑफ क्लियर है, स्टैटिस्टिक्स यानी जेएसओ का भी कट ऑफ आपने क्लियर किया है, डबल एओ का भी कट ऑफ क्लियर किया है, तो भी ये ऑप्शनल होता है। अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं
है ना। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, बस आपको जेएसओ और डब्ल्यूओ के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे आप अगर पेपर स्किप कर देते हैं। लेकिन दो मैंडेटरी पेपर है, मतलब अगर आपको आगे जाना है तो ये दोनों मैंडेटरी पेपर्स देने ही पड़ेंगे। कौन सा, मैथ्स का और इंग्लिश का। मैथ्स का पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। इंग्लिश में 200 सवाल होते हैं और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, और जो इंग्लिश होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। मैथ भी आपको 2 घंटे में करनी होती है, इंग्लिश भी 2 घंटे में करनी होती है, ठीक है। मैथ का पेपर जनरली 10 से 12 पीएम तक होता है, 10 एम से 12 पीएम तक। और जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपका 3 बजे से 5 बजे तक होता है, ठीक है। तो इस टाइम जोन में आपका पेपर हुआ करता है, एक ही दिन में होगा मैथ और इंग्लिश का, ठीक है। और ये मैंडेटरी पेपर है, मतलब टीयर 2 के आगे अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव मतलब आगे के लिए, तो आगे कंपटीशन में रहने के लिए ये 2 पेपर देने पड़ेंगे। अब जो देखो लिस्ट 3 आती है ना, 3 लिस्ट आती हैं, लिस्ट 3 आती हैं। जैसे लिस्ट 1 जो आती है वो डबल एओ की आती है, डबल एओ लिस्ट आती है जिसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है। फिर इसके बाद लिस्ट सेकंड होती है जेएसओ लिस्ट, टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। जब टीयर 1 का रिजल्ट आएगा तो एक आएगी जेएसओ की लिस्ट। फिर लिस्ट 3 आती है जिसमें अदर देन जेएसओ और डबल एओ की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। अदर देन जेएस डबल यू एंड जेएसओ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। तो ये 3 लिस्ट निकलती है, तो इनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। डबल यू और जेएसओ का कट ऑफ नॉर्मल लिस्ट 3 की कट ऑफ से थोड़ा सा हाई रहता है इनका कट ऑफ, ठीक है। तो अगर आप ये कट ऑफ क्लियर कर ले रहे हैं यानी आप एलिजिबल हैं स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर देने के लिए, ठीक है, आपका लिस्ट में रोल नंबर भी रहेगा, तो आप इनका पेपर दे सकते हैं। लेकिन आप अगर क्वालिफाई हैं और आप तब भी नहीं देना चाहते, है ना, अगर आप जेएसओ डब्ल्यू स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, फिर आप बस इनके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप आगे की अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, है ना। तो ये दोनों पेपर ऑप्शनल होते हैं, जिनका मन हो देना हो, जो जेएसओ पोस्ट के लिए फोकस करते हैं, डब्ल्यू के लिए फोकस करते हैं, वो बच्चे आराम से प्रिपरेशन करके इसको दे सकते हैं। फिर टीयर 3 का एग्जाम आगे आता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 50 मार्क्स का आपका लगभग एसे राइटिंग फिक्स ही होता है, हर बार फिक्स ही होता है एसी राइटिंग। फिर प्रेसी लेटर या एप्लीकेशन की जगह पे आपका कुछ भी आ सकता है। तो 50-50 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम देता है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 80 मिनट का टाइम मिलता है। फिर इसके बाद ये सारे स्कोरिंग हो गए। फिर आप जब आप सब कुछ क्लियर कर लेते हो तो आपका टीयर 4 का एग्जाम होता है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बस क्वालिफाई करना होता है। इसमें अगर आपका नाम है लिस्ट 3 में, जो फाइनल लिस्ट आती है लिस्ट 3 अगर आती है, जो अगर आपका लिस्ट 3 में रोल नंबर है, यानी कि आप लिस्ट 3 में तीनों टीयर क्वालिफाई किए हैं, तो आपको सीपीटी देने को मिलेगा। और एक आपकी लिस्ट आती है लिस्ट 4, ठीक है, लिस्ट 4 आती है, उसमें केवल और केवल अगर आपका रोल नंबर है लिस्ट 3 में नहीं है तो केवल और केवल आप डेस्ट के लिए एलिजिबल है, और यहाँ पे सीपीटी और डेस्ट दोनों देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जहाँ पे एक्सेल सीट की, पावर पॉइंट की, वर्ड प्रोसेसिंग की, इन सब का एग्जाम होता है, ठीक है। और कोई यहाँ पे मार्क्स इसके ऐड नहीं होते, केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। 45 मिनट का ये टेस्ट होगा, मतलब 15 मिनट का आपका एक्सेल का पेपर होगा, 15 मिनट का एक्सेल का पेपर होगा, फिर 15 मिनट का आपको यहाँ पे गैप देंगे, आराम करवाएंगे आपसे, 15 मिनट आराम करेंगे आप, और फिर 15 मिनट आपका पावर पॉइंट का पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से 45 मिनट में ये पेपर होगा। एक होता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि टाइपिंग जिसे हम कहते हैं, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशंस करने होते हैं, ठीक है, और 5% की एरर इसमें आप कर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, है ना। तो यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी, है ना, कि टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए ये जरूरी है क्वालिफाई करना टेस्ट, ठीक है। और कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, एमईए, एसएफआईओ, जीएसआई या इंस्पेक्टर पोस्ट जो होती हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, उन सब के लिए मैंडेटरी होता है सीपीटी क्वालिफाई करना, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है टीयर 4 का। अगर हम बात करें कि जो आपका सिलेबस होता है, तो जैसे अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल सिलेबस होता है, काफी डिटेल्ड सिलेबस होता है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये पूरा एक आपका डिटेल्ड सिलेबस होता है। जैसे साइंस, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज, पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज, ठीक है। तो आपके करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो आपका हो ही गया, है ना, हिस्ट्री वगैरह आ गया, हिस्ट्री आ गया, है ना, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो सब कुछ ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी भी आती है, तो आपका पॉलिटी भी आया करती है। तो ये पूरा एक मतलब समझ लीजिए कि टीयर 1 बस में आता है। टीयर 1 बस में आपके 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से रहेंगे, लेकिन आजकल एसएससी के काफी कठिन क्वेश्चन आते हैं, मतलब अजीब अजीब से कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आपको एक अच्छी तैयारी जनरल स्टडीज की करनी है, ओवरऑल जितना अच्छा आप कर सके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करें तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप,
ये सारा आपका अरिथमेटिक का टॉपिक हो गया, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मैथ्स। और ये इधर पे जो दिया है ये आपका पूरा एडवांस मैथ का टॉपिक हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, एडवांस मैथ कहते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक और एडवांस ये दो आपके मैथ्स होते हैं, इनकी आपको तैयारी करनी होती है। और जो मैथ्स का सिलेबस प्री में होता है, जो मैथ्स का सिलेबस प्री में है वही आपका मेंस में सिलेबस है। आप पूरे चैप्टर्स देख सकते हैं अपने सामने। और उसी तरह रीजनिंग के सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। और रीजनिंग की जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो करनी है प्रीवियस ईयर पेपर से, है ना। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व करो, धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा यूट्यूब वगैरह से आप वीडियो देख लो, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लगती हैं, अलग अलग चीज़ों की, कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ना, मिसिंग नंबर के क्या कुछ तरीके होते हैं, है ना, ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। सारे चैप्टर्स हैं आपके सामने। और ये इंग्लिश है, इंग्लिश में जैसे कि आपके फ्रेज है, ईडियम, फ्रेज वन, OWS, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्या आ जाता है, आपका ग्रामर वाला पार्ट है ना, ग्रामर वाला आपका पार्ट है। ये सब क्या हो गया आपका, वर्ड मीनिंग वाले पार्ट हो गए, वोकैब वाली पार्ट हो गई, ये सारा पार्ट आपका वोकैब हो गया। तो वोकैब यानी कि वर्ड मीनिंग अच्छे से आपको पढ़ना है ना। ये आपका वर्ड मीनिंग वाला पार्ट हो गया, जिसमें वर्ड मीनिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्पेलिंग करेक्शन भी वर्ड मीनिंग में आ गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम, ये वो कैब वाला पार्ट हो गया। एक्टिव पैसिव ग्रामर हो गया। सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको PQRS भी कहते हैं या पैरा जंबल्स कहते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। साथ में आपका डाटा वो क्या कहते हैं, पैसेज, ठीक है, पैसेज भी आपका यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, तो यही सेम चीज जो टीयर वन में आती है, टीयर वन और टीयर टू का सिलेबस लगभग सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। टीयर वन में जो आता है वही टीयर टू में भी आपका आया करता है, बस क्वेश्चंस के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे PQRS है तो प्री में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहीं पे आपका टीयर टू में अगर मैं बात करूं PQRS से, तो यही क्वेश्चन आपके 24 से 25 सवाल आएंगे। ठीक है, तो बस क्यों, क्योंकि टीयर टू में 200 सवाल होते हैं, और जो आपका इंग्लिश होता है यहाँ पे केवल 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो 25 में हर जगह से 1 1 2 2 सवाल आते हैं, लेकिन इसमें अच्छे खासे सवाल आपके आते हैं। टोटल 8 टाइम्स हो गया ना, 8 गुना, तो सारी चीजें 8 गुना लगभग बढ़ जाती हैं, है ना। तो आपका लगभग लगभग इंग्लिश का सिलेबस लेकिन सेम होता है। ठीक है, टीयर वन और टीयर टू के लिए इंग्लिश और मैथ का सिलेबस लगभग सेम होता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए इसमें कई प्रकार के पे लेवल होते हैं। पे लेवल 4 से लेकर के आपका पोस्ट होती है पे लेवल 8 तक। तो पे लेवल 4 होता है 2400 ग्रेड पे, यानी कि टैक्स असिस्टेंट की जितनी पोस्ट होती हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट होती हैं। 2800 ग्रेड पे यानी कि ऑडिटर की जो पोस्ट होती है, ऑडिटर इन CGDA और ऑडिटर इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 4200 ग्रेड पे जैसे कि JSO हो गया, और डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, DA इन CAG, ये जो 2 पोस्ट होती हैं आपकी 4200 ग्रेड पे हैं। 4600 ग्रेड पे यानी कि सारी इंस्पेक्टर पोस्ट, सारी इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट हो गई। और 4800 ग्रेड पे एक पोस्ट होती है आपकी AAO की। ठीक है, तो ये पे लेवल के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट होती हैं, है ना, पे लेवल 4 से लेकर के पे लेवल 8 तक। ठीक है, इनका बेसिक पे आपका दिया है यहाँ पे पे स्कूल। अब देखिए बेसिक पे यहाँ पे 47,600 है, इनका 44,900, 45,400 और 29,000 और ये 25,500। अब HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, है ना, HRA जो मिलता है ये X सिटीज में 27%, Y सिटीज में 18 और Z सिटीज में 9% मिलता है। ठीक है, तो यानी हाउस रेंट अलाउंस, है ना, तो यहाँ पे ये आपका ऐड होता जाएगा सब में। अब आपके पे स्केल के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका बेसिक पे होगा, बेसिक पे का 27% आपको HRA मिलेगा X सिटीज में, और Y सिटीज और Z सिटीज, डिपेंड करेगा टीयर क्या है सिटी का, है ना, कितने लेवल की सिटी है। जैसे दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, ये X सिटीज में आ गए। फिर Y सिटीज जो थोड़े उनसे छोटे शहर होते हैं, और Z सिटीज जो एकदम छोटे शहर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ लो, तो उनका 27%, 18 और 9% आपके बेसिक पे का हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। फिर ये आपका DA मिलता है। ठीक है, तो DA जो होता है महंगाई भत्ता इसे कहते हैं। ठीक है, इसको, है ना, तो DA जो मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये DA 34% होता है। अभी जो आपका पे जो अभी चल रहा है ना, ये 7th पे कमीशन, है ना, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 34% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका दे रही है यहाँ पे DA पैसा। ठीक है, महंगाई भत्ता इसको कहते हैं। तो ये आपका अलग अलग ग्रेड पे के लिए आपके बेसिक पे का 34% होगा। ठीक है, फिर ट्रेवल अलाउंस आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, और ये आपकी ग्रॉस सैलरी फिर ऐड हो जाती है। तो ये आपकी लगभग लगभग पूरी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, XYZ और सिटीज की ग्रॉस सैलरी हो गई। लेकिन इन हैंड सैलरी में आपका वहां पे थोड़ा सा TDS वगैरह कट के आएगी, है ना। आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो इतनी नहीं आएगी, इससे थोड़ा सा कम आएगी। गवर्नमेंट वहां पे कुछ आपके टैक्सेस काटेगी, है ना, कुछ वहां पे आपका PF वगैरह कटेगा। ठीक है, तो वो सब कट के आएगा। और इसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, याद रखिएगा। DA क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ये 34% आज की डेट में चल रहा है, अभी 2022 में। तो ये लगभग लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी है सारे पे लेवल की। ठीक है, और
चलिए, तो ये मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और जितना भी इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है? और तो बढ़िया है, प्रिपरेशन करिए और मैं तो कहता हूँ प्रिपरेशन आप अपनी ऑली बोर्ड के साथ करिए, ठीक है? सारे मॉक्स अभी पेपर आ रहा है अगले 6 महीने में, आपका पेपर है, 5 महीने भी नहीं है। तो एसएससी के लिए बेस्ट मैं प्लेटफ़ॉर्म कहता हूँ तो ऑली बोर्ड आपका बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जो बेस्ट लेवल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ना? तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ। आपको मेरा कोड यूज़ करना है सौरभ और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप एसएससी एलीट या एसएससी सुपर एलीट आप परचेज कर सकते हैं। एसएससी एलीट में आपको सारे एसएससी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और एसएससी सुपर एलीट में सारे मॉक टेस्ट के साथ में, है ना, एसएससी सुपर एलीट में सारे मॉक टेस्ट के साथ में आपको सारी लाइव क्लासेस और वीडियो क्लासेस भी मिल जाती हैं, ठीक है? तो आप अपनी प्रिपरेशन ऑली बोर्ड के साथ करिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप सभी को पता है। मॉक टेस्ट के लिए इस बार सबसे ज़्यादा छाया रहा है 2021 में, सबसे ज़्यादा बेहतरीन अगर मॉक टेस्ट का किसी का रिव्यू आया है टियर 2 का, मेंस का, तो वो आपका किसका है? ऑली बोर्ड का, कि बहुत अच्छे मॉक्स हैं, बहुत अच्छे लेवल पे मॉक सेट किया गया है, ठीक है? तो गाइज़ ज़रूर आप भी जुड़िए ऑली बोर्ड के साथ, मज़ा आएगा आपको अपनी प्रिपरेशन में। और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा वीडियो, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसा लगा और आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं 2022 के लिए, ये भी बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप मेरे से डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो, तो वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊँगा। शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलूँगा अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।